गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 हम स्टार्ट कर चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। और चैप्टर 16 में जो मैंने तुम्हें कल बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिन और एंटी आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उन आइसोमर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो अपना ओरिजिनल कंपाउंड होता है अगर वो आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आ रहा था। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आया था, डाइपोल मोमेंट में चेंज आया था, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंज था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज था। तो ये पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे सब, मैं आज रिपीट नहीं करूँगी इन पॉइंट्स को। आज हम एक दूसरी तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कल कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया था। कन्फिग्रेशनल का पहला पार्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हम कल कर चुके थे। अब कन्फिग्रेशनल का दूसरा पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, और ये दूसरा पार्ट क्या है अपना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म के बारे में बताने से पहले एक वर्ड में मुझे तुम्हारा ध्यान लेके जाना है, ऑप्टिकल। फिजिक्स में भी तुम पढ़ते हो ऑप्टिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वो जो ऑप्टिक्स है उसका मतलब क्या होता है, लाइट। अगर लाइट का इन्फ्लुएंस जो अपने आइसोमर्स हैं, अगर लाइट के प्रेजेंस में वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, यहाँ आइसोमर में और कोई चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है कि जब भी लाइट आती है उनके सामने वो डिफरेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग उनका बिहेवियर हो जाता है। तो उन आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो केवल लाइट के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, लाइट के बिहेवियर पर बेस्ड जिसके आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस आइसोमेरिज्म को लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, ईयर में 1848 में। लुईस पास्चर से तो बहुत फेमिलियर हो, स्पेशली बायो के स्टूडेंट तो बहुत ही फेमिलियर है, क्योंकि बायोलॉजी में उन्होंने बहुत काम किया है लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो जो लुईस पास्चर थे उन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का उन्होंने ही दिया था। और वो कंपाउंड कौन सा था, उसका स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, देखो नाम लिख लो इस कंपाउंड का। ये जो इतना पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। इसके साथ अमोनियम आयन लगा हुआ है, इसके साथ सोडियम आयन लगा हुआ है। इन दोनों आयन का नाम और ऐड कर देंगे। ये टार्टरिक एसिड अभी आगे भी आएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को तो वहाँ पर टार्टरिक एसिड आने वाला है उसके एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसका मैं नाम लिख देती हूँ, इसका नाम क्या हुआ, अमोनियम, क्योंकि ए पहले आता है, अमोनियम, सोडियम, टार्टरिक। टार्टरेट का मतलब है सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। एक सिंपल वर्ड में यहाँ मेंशन कर देते हैं, इट इज सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड अगर तुम्हें याद आ रहा हो, टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, इमली का पार्ट होता है, ठीक है। जो इमली खट्टी होती है इसी की प्रेजेंस की वजह से होती है टार्टरिक एसिड। तो सोडियम अमोनियम टार्टरेट में लुईस पास्चर ने क्या ऑब्जर्व किया, लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व किया कि जब ये कंपाउंड सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो सॉल्यूशन में अगर इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट देखा जाए तो लाइट का इफेक्ट देखने पर एक बार इसकी एक फॉर्म तो लाइट को राइट डायरेक्शन में टर्न करती है और इसकी दूसरी फॉर्म लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करती है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, बट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सी कौन सी लेफ्ट में टर्न कर रही है, कौन सी राइट में टर्न कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना सोर्स ऑफ लाइट, वैसे तो ये अपोजिट है बिल्कुल लाइट के, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट इसको मान लेते हैं कि अपना सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। टार्टरिक एसिड हमने डाला तो एक बार तो इसकी डायरेक्शन इधर टर्न हो गई है, दूसरी बार इसकी डायरेक्शन इधर टर्न हो गई है। ये सोल्यूशन है, नीचे सोल्यूशन है जिसमें हमने टार्टरिक एसिड फिल किया हुआ है। एक बार डायरेक्शन इधर टर्न हुई, एक बार डायरेक्शन इधर टर्न हुई, किसकी, लाइट की, सोल्यूशन की नहीं, लाइट की डायरेक्शन। एक बार इधर टर्न हुई, एक बार इधर टर्न हुई। देखो मेरे दाहिने हाथ की तरफ, ये मेरा दायां हाथ, मेरे दाहिने हाथ की तरफ ये डायरेक्शन है, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाली डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगी डी, इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगी एल। ये दो मैं तुम्हें ग्लूकोज में भी बता चुकी हूँ, वापस मैं बता रही हूँ, डी और एल फॉर्म। देखो ये कैपिटल डी से भी मेंशन
किया जाता है और स्मॉल डी से भी मेंशन किया जाता है, दोनों से मेंशन किया जाता है। और इसको पॉजिटिव भी लिखते हैं, ये तीनों इसी के एब्रिविएशन से, डी लिखा जाए या स्मॉल डी लिखा जाए या प्लस लिखा जाए, ठीक है। दिस इज टर्न टूवर्ड्स राइट। अगर लाइट की टर्निंग राइट की तरफ हो गई है, राइट डायरेक्शन में हो गई है, तो उसको डी स्मॉल डी या प्लस फॉर्म लिखा जाता है। और अगर लाइट की डायरेक्शन टर्न हो गई है लेफ्ट में, तो उसको एल और माइनस टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। ये बात क्लियर, डी और एल, क्योंकि ये डी और एल पर ही अपनी पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड है। अगर ये डी और एल स्टार्टिंग में क्लियर नहीं है तो आगे के आइसोमर नहीं पता चल पाएंगे, तो ये पता करना जरूरी है, ठीक है। कोई भी जो लाइट सोर्स है, अगर इसके सॉल्यूशन के सामने लाने पर उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो राइट में चली गई है तो डी फॉर्म है, और अगर ऐसा लगता है कि लेफ्ट में चली गई है तो एल फॉर्म है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब इस अमोनियम सोडियम टार्टरेट में लाइट पास की गई थी तो लाइट की डायरेक्शन कभी तो पॉजिटिव की तरफ टर्न होती थी, कभी नेगेटिव की तरफ टर्न होती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डी फॉर्म भी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एल फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, और प्रैक्टिकली ये एक मीजोमेरिक फॉर्म होती है। मीजोमेरिक मीन्स दोनों ही आइसोमर प्रेजेंट होते हैं, दोनों आइसोमर साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने हैं जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं। वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर देंगे तुम्हें, और स्ट्रक्चर देने के बाद तुमसे पूछेंगे कि वेदर दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस और नो, ठीक है। या कितना, एक बार कई बार ऐसा भी करते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला दे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें अभी क्लियर करनी है। एक तो हम सबसे पहले लाइट के बारे में पता करेंगे कि ये जो लाइट मैंने ली है यहाँ पर, जिसने राइट में टर्न किया लेफ्ट में टर्न किया, वो लाइट कौन सी लाइट है। इज दिस द ऑर्डिनरी लाइट जो आ रही है खिड़की से, वही लाइट है, या फिर कोई दूसरे टाइप की लाइट है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये वाली लाइट नहीं है, समझ में आई बात, ये वाली लाइट नहीं है, हम इसको लाइट बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट द लाइट। इसका कंप्लीट नेम है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अब उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का पता करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो मोनोक्रोमेटिक वर्ड को अब तक तुम्हें तोड़ना लगाना चाहिए। मोनो मीन्स वन एंड क्रोमा मीन्स कलर। वो लाइट जिसमें एक ही कलर की वेवलेंथ प्रेजेंट है, बिकॉज यू आर वेल अवेयर टोटल 7 वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी लाइट। उन 7 में से अगर हम केवल एक ही कलर की वेवलेंथ लेते हैं, और वो कलर की वेवलेंथ कैसे ऑब्टेन की जाती है ये पता करना पहले कि वो कलर की वेवलेंथ ऑब्टेन कैसे की जाती है, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट में तो एक कलर नहीं है, उसमें 7 कलर मिक्स्ड है। उनको कैसे सेपरेट किया जाता है 7 कलर को, ठीक है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो वो जिस एक्सपेरिमेंट में ये एक कलर की लाइट बनाई जाती है और ये इफेक्ट देखा जाता है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पोलैरिमीटर। और इस केमिस्ट्री को या फिजिक्स का पार्ट है वैसे, इस पार्ट को, इस ब्रांच को हम बोलते हैं पोलैरिमीटर, क्योंकि हम तो केवल इसको केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। लाइट अपना केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है। हम सिर्फ पोलैरिमीट्री को यूटिलाइज कर रहे हैं डी और एल नोटिफिकेशन के लिए, कि अपना जो केमिकल कंपाउंड है वो केमिकल कंपाउंड डी फॉर्म में है या एल फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों में से किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं कि पोलैरिमीटर में क्या होता है, प्रैक्टिकली होता क्या है पोलैरिमीटर में, अब हमें वो पता करना है। देखो पोलैरिमीटर में क्या होता है ये पता करने के लिए डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने बनाया, 2 प्रिज्म रखे हुए उल्टे के, एक प्रिज्म ये रखा है, एक प्रिज्म ये रखा है, और इस असेंबली को हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। इस निकोल प्रिज्म के सामने हम लेकर आए ऑर्डिनरी लाइट, जिसकी डायरेक्शंस हर तरफ, हर साइड में इसकी डायरेक्शन,
डायरेक्शन आ रही है एवरीवेयर, ठीक है। ये लाइट हम इसके सामने लेकर आए, इसके सामने लाने पर क्या होगा कि ये जो लाइट है इसमें से पास होने के बाद एक ही डायरेक्शन की लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की लाइट आ रही है। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने ली है यहाँ पर क्योंकि ऊपर एरो क्लियर दिखाई देता है, इसलिए मैंने बाकी कोई डायरेक्शन ना लेकर अपवर्ड डायरेक्शन ली है। और वैसे भी आगे जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो लेफ्ट टू राइट को टर्न होने वाला है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये लाइट हमने इसके थ्रू पास की, पास होने पर हमें ऐसी लाइट मिली। ये लाइट क्या है? दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक लाइट, ठीक है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वेरी फेमिलियर नेम, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका नाम हमने लिखा PPL का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब पोलरीमीटर का अपना आधा पार्ट तो हो चुका है, ये अपना पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसका आधा पार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है अब हमने इसको सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, ये यहाँ पर सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, सॉल्यूशन के थ्रू पास करने पर क्या होगा, या तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, सपोज ये डायरेक्शन अपनी ऐसे आ रही थी अपवर्ड, अब ये डायरेक्शन या तो ऐसे हो जाएगी और या ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। दिस इज राइट टर्निंग मेरे हाथ की तरफ से एंड दिस इज लेफ्ट टर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई हैंड एंड दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन, ये वाली PPL की डायरेक्शन PPL, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किसमें कराया जाता है? पोलरीमीटर में कंडक्ट कराया जाता है एंड दिस स्टडी इज नोन एज पोलरीमेट्री। जो लाइट हमें ऑब्टेन हुई जिसके बेस पर हमने डिसाइड किया कि डी फॉर्म कौन सी, एल फॉर्म कौन सी है, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट या PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो अब ये जो राइट में टर्न हुआ दिस इज डी फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म एंड दिस इज एल फॉर्म और नेगेटिव। किसी भी केमिकल सब्सटेंस जैसे टार्ट्रेट एसिड था, अमोनियम सोडियम टार्ट्रेट था, अगर उसका सॉल्यूशन यहाँ पे रखा जाएगा और उसके थ्रू पास की जाएगी लाइट, तो पास करने पर हमें क्या पता चलेगा? देखो पास करने के लिए यहाँ पे बना देते हैं कि ऐसे सब एक दूसरे में क्रॉस करते जा रहे हैं, क्रॉस करने पर भी ऑब्टेन होगा लास्ट में। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है पोलरीमीटर, और टेबल के ऊपर रखे हुए हम एक साइड से सॉल्यूशन डालते हैं और दूसरी साइड से उसके कैमरा में ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कितना डिफ्लेक्शन आया, जो उसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना आया, कितना मिला है, और उसके बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर एंगल अपना रोटेट हुआ ही नहीं है तो फिर तो अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, लेकिन अगर रोटेशन आया तो फिर कंपाउंड अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब PPL के बाद हम आते हैं, देखो D एंड L फॉर्म मैंने तुम्हें बताई, उसके अलावा एक चीज़ हम और भी है, इसकी बेस पर तो हम पता लगाते ही हैं कि वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। एक और चीज़ है कि अगर हम पोलरीमेट्री अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री में अगर हम पोलरीमेट्री अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो विदाउट पोलरीमेट्री ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। किसी कंपाउंड का केवल स्ट्रक्चर देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अब दिस इज, मैंने यहाँ पे लिखा C क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रही हूँ बार बार, तो कार्बन तो होगा कंपल्सरी, ठीक है। ये कार्बन है, इस कार्बन के जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ग्रुप A लगा हुआ है, B लगा हुआ है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे देते हैं, B लगा हुआ है, C लगा हुआ है एंड D लगा हुआ है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? किराल कार्बन, और इसके ऊपर स्टार लगाकर एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आई ये बात? एनी कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मे बी वन, मे बी मोर देन वन, एनी कार्बन which has 4 different groups is known as chiral carbon, and presence of chiral carbon make the chemical compound optically active। अगर chiral carbon present है तो optically active compound अपना
कंपल्सरली होगा। ठीक है, इसको हम किराल सेंटर भी बोलते हैं कार्बन के साथ साथ। दिस इज किराल सेंटर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर लिखा है उस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि वो स्ट्रक्चर अपने इस पॉइंट पर एप्लीकेबल है या नहीं है, ये पॉइंट उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टार्ट्रिक एसिड C, एक साइड में मैंने लगाया H, एक तरफ मैंने लगाया OH, एक तरफ मैंने लगाया COO नेगेटिव NH4+, उसके बाद दूसरा C, एक तरफ मैंने लगाया OH, एक तरफ मैंने लगाया H एंड COO नेगेटिव Na। देखो ध्यान से स्ट्रक्चर, दोनों कार्बन को देखते हैं वन बाय वन। ये कार्बन मैंने देखा, इस कार्बन पर एक वैलेंसी से तो COO नेगेटिव NH4 जुड़ा हुआ, दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तीसरी वैलेंसी से OH जुड़ा हुआ है और चौथी वैलेंसी से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। चौथी वैलेंसी से ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको उनके बराबर नहीं माना जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इट हैज द किराल कार्बन। अब हम मना कर ही नहीं सकते कि किराल कार्बन नहीं है इसके अंदर। अब दूसरे कार्बन की कंडीशन देखो, दूसरे कार्बन पर भी लेफ्ट में H है, राइट में OH है, नीचे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव और ऊपर CHOS COO नेगेटिव NH4। 4 different groups are attached. It means it is also chiral carbon. ये बात आई समझ में? अभी मैं इसके आगे की इंसिडेंट नहीं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि पहले किराल कार्बन को कंफर्म करना है कि किराल कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की ये कंडीशन हो गई है कि उसके अंदर एक किराल कार्बन का होना जरूरी है, कम से कम एक किराल कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, एक और चीज इसी से रिलेटेड तुम्हें बताती हूँ कि किराल कार्बन का जितना नंबर हो, सपोज n इज द नंबर ऑफ किराल कार्बन, स्टार वाले कार्बन हमारे पास n आते हैं, जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे दे विल बी इक्वल टू 2n। 2n विल बी द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। O आइसोमर में यहाँ लिख रही हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि तुमसे नंबर पूछेंगे आइसोमर का, कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है, अगर तुमने किराल कार्बन काउंट करना सीख लिया तो तुम सीधे सीधे आंसर बता पाओगे। दिस इज किराल कार्बन। n इज द नंबर ऑफ किराल कार्बन। अगर हमारे पास एक है तो ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास 2 बनेंगे, और अगर हमारे पास 2 है तो 4 बनेंगे। तो सीधे सीधे टार्ट्रिक एसिड के 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनने वाले हैं। ये बात पता चल गई यहाँ से, टोटल 4 नंबर आने वाला है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, देखो जैसे हमने किराल कार्बन के ऊपर बेस्ड ये डिसाइड किया दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसी तरह से कुछ और क्राइटेरिया, 2-3 क्राइटेरिया हैं, और वो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड अपना ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। कैसे डिसाइड करते हैं, उनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ये टार्ट्रिक एसिड में नीचे लिख चुकी हूँ, तो यहाँ से मिटा रहे हैं इसे, यहीं पर दोबारा लिख रहे हैं। देखो पहला अपना आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वो पॉइंट्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं। पहला पॉइंट अपना आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हर एक को ध्यान से समझना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? देखो ये एक मेरे पास, तुम ये समझो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को मुझे ऐसे डिवाइड करना है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, या तो यहाँ से इसको कट कर दूँ तो भी आधा पार्ट ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, आधा पार्ट ऊपर आ जाएगा, आधा पार्ट नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब दूसरा लेके देखते हैं। मेरे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसको मुझे 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से डिवाइड करूँगी तो इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला अलग आएगा, नीचे वाला अलग आएगा। ऊपर वाला ब्लैक है, फिर उसके साथ यहाँ पर ये पार्ट भी लगा हुआ है, तो ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, मतलब ये सिमेट्री नहीं आएगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करती हूँ तो फिर मेरे पास 2 इक्वल पार्ट आ जाए। ये बात समझ में आई? बस यही अपना पॉइंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन which divides the optically active compound into 2 equal parts। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे बुक में एग्जाम में किसका लिया हुआ है, ए, इंग्लिश अल्फाबेट ए का एग्जाम है। ठीक है, ए को अगर मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ तो इक्वल पार्ट नहीं आएंगे। देखो ऊपर वाला अलग आ रहा है, नीचे वाला अलग आ रहा है, इट इज नॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ,
से नीचे, दोनों इक्वल पार्ट आ गए. दिस इज द हाफ पार्ट, दिस इज द हाफ पार्ट. सो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ ए अल्फाबेट. अब बी में देखते हैं. देखो ये बी अल्फाबेट है. बी मैंने इसको डिवाइड किया क्योंकि इक्वल होते हैं ये, इसको इक्वल होते हैं. मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों बराबर हुए. सो दिस इज द राइट वन. और अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, दिस इज नॉट द राइट वन, क्योंकि इधर वाला पार्ट अलग आ रहा है, इधर वाला पार्ट बल्ज पार्ट आ रहा है, उभरा हुआ आ रहा है, इधर वाला उभरा हुआ नहीं है. सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? देखो ये वाली जो लाइन थी, इसकी हेल्प से हम दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन इसकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे. तो जिस लाइन की हेल्प से हम डिवाइड कर पाए उसको अगर एक्सिस मान लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ ध्यान से देखिए. देखो ये H2O का स्ट्रक्चर है. ऑक्सीजन बीच में O H, ठीक है. दोनों साइड में H और H लगा हुआ है. अब ये H को मैं मानती हूँ 1, ये H को मैं मानती हूँ 2. मैंने दोनों को अलग रख दिया. ठीक है. अब इसको ऐसे घुमाने पर मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया. देखो ऐसे समझो, ये मेरे पास था स्ट्रक्चर और ये यहाँ पर दो लगे हुए थे इसके साथ, ऐसे दो लगे. मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया. टर्न करने पर जो लेफ्ट में था वो राइट में आया, जो राइट में था वो लेफ्ट में आया. ठीक है. बात आई समझ में? अब जो लेफ्ट में है वो राइट में आया और जो राइट में है मैंने इसको कैसे टर्न किया? ऐसे. तो नाउ द स्ट्रक्चर विल बी H2 and H, and this is called axis of symmetry. ये बात समझ में आ गई कि जिस एंगल से, एंगल समझ लो, जिस एंगल से घुमाने पर, ठीक है, जिस एंगल से घुमाने पर अपना जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है पूरी तरह से टर्न कर जाता है, रोटेट कर जाता है पूरी तरह से. ठीक है. मतलब उसका लेफ्ट पार्ट राइट में आ जाता है, राइट पार्ट लेफ्ट में आ जाता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद एक पॉइंट अपना और आता है डिसाइड करने के लिए कि रिलेटिव बताई गई है सेंटर ऑफ सिमेट्री. वन मोर थिंग इज लेफ्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब देखो जो डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, थर्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है. इसमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है. यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेंजीन का स्ट्रक्चर. ऊपर देखो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर. ठीक है. इस बेंजीन में मैंने यहाँ से लाइन खींची तो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से लाइन खींचती हूँ तो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से लाइन खींचती हूँ तो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है. ये बात आई समझ में? इसलिए मैंने बेंजीन को लिया. अब ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, जिस सेंटर पॉइंट की लाइन से अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बेंजीन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं, केवल स्ट्रक्चर के लिए उसकी हेल्प नहीं. ठीक है. तो ये दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री. ये बात आई समझ में? अब बी में अगर हम देखते हैं, देखो बी में अगर यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री है. जहाँ से मॉलिक्यूल अपना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा. तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. तो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा. ठीक है. और किराल सेंटर होना चाहिए उसके अंदर, एटलीस्ट वन किराल सेंटर. अब बस एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी है आज के वीडियो में, उसके बाद फिर कल कंटिन्यू करेंगे. और वो चीज़ क्या है
देखो दो टर्म आती हैं, मैंने कल भी बोर्ड पर लिखी थी, और वो टर्म क्या है, इलेक्ट्रोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, इलेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के नाम, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं दोनों। कैसे? जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेंशियोमर्स, और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते उनको बोलते हैं हम डायस्टीरियोमर्स। कैसे? देखो पहले हाथ से समझो, उसके बाद मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लेंगे। ये दोनों हाथ हैं एक दूसरे की मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। लेकिन अगर इसको ऐसे रखा जाए, अगर इसको इसके ऊपर रखा जाए तो कोई ओवरलैप नहीं हो सकती। थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ग्रुप मान सकते हो थंब को, थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। दीज आर कॉल्ड इलेंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स इसका अपोजिट, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है, अगर उनके बीच में मिरर रख दिया जाए तो ये इमेज यहाँ बनती है, और अगर उसके ऊपर उठा के उसको रखा जाए तो दोनों ओवरलैप भी कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, और एग्जाम्पल ध्यान से देखना कौन सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने एक ABCD वाला एग्जाम्पल लिया, ये वाला एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, मैंने यहाँ इसके बीच में रख दिया मिरर। ठीक है, मिरर रखने पर दूसरी साइड में जो इमेज दिखाई देगी C, B, C, D एंड E, ये इमेज दिखाई देगी दूसरी साइड में। ठीक है, अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देती हूँ, B के ऊपर D आएगा, ठीक है, B के ऊपर यहाँ भी D आएगा, C के ऊपर C आएगा, A के ऊपर A आएगा, मतलब ओवरलैप नहीं करेगा। तो अपनी पहली कैटेगरी हो गई दीज आर इलेंशियोमर्स। दीज आर इलेंशियोमर्स। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ भी B ले लिया और यहाँ भी B ले लिया, दोनों जगह मैंने B लिया, ये B लिया और ये B लिया। अब क्या होगा, इसको अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूंगी, A और C की तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ तो अब मुझे स्ट्रक्चर एज सच ऑब्टेन हो जाएगा। दीज आर नाउ बिकम डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका आगे वाला पार्ट है वो कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले ये पॉइंट क्लियर होने जरूरी है। और उसके लिए मुझे तुम्हें एक ही सजेशन देना है बेटा, कि ये क्योंकि पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। अपनी आंखों के सामने तुमने पोलरिमीटर नहीं देखा है, मैंने देखा है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ पोलरिमीटर, पर तुमने नहीं देखा है, तो इसको तुम्हें एक बार रीडिंग जरूर लगानी है मुझसे। रीडिंग लगाओगे तो वो पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में रहेंगे, फिर जो पॉइंट्स तुम्हें वीडियो में बताए गए हैं उनसे तुम रिलेट कर पाओगे। क्योंकि अगर रीडिंग नहीं लगाओगे तो रिलेशन नहीं होगा कोई भी, मतलब तुम्हें लगेगा कि मैडम ने ऐसे ही बता कर कुछ छोड़ दिया है। बुक से पढ़ोगे तो ये लगेगा कि नहीं, जो उन्होंने बताया है वो अपने बुक में लिखा हुआ है।